नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इन प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे, संस्कृत के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो संस्कृत के अंदर पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गद्य का विकास क्रम लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गद्य है, यहाँ पे आपको गद्य का विकास क्रम लिखना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और जो भी आंसर मैं आपको बताऊंगा उसको नोट करना है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि गद्य का विकास क्रम लिखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, विकास क्रम की दृष्टि से संस्कृत गद्य को 4 युगों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वैदिक गद्य, दूसरा है पौराणिक गद्य, तीसरा है शास्त्रीय गद्य और चौथा है साहित्यिक गद्य। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि गद्य का विकास क्रम लिखिए, तो वहाँ पे आपको ये लिखना है कि विकास क्रम की दृष्टि से संस्कृत गद्य को 4 युगों में बांटा जा सकता है। पहला है वैदिक गद्य, दूसरा है पौराणिक गद्य, तीसरा है शास्त्रीय गद्य और चौथा है साहित्यिक गद्य। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाणभट्ट है, यहाँ पे आपको बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय देना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान से देखना है कि बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अगर आपसे पूछता है कि बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बाणभट्ट जो है भगवती शारदा के वरद पुत्र थे। उनके ऊपर लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की अनुकंपा संभाव से विद्यमान थी। कवि समाज में उनका जितना आदर था उतना ही सम्मान उन्हें राज दरबार में प्राप्त था। बाणभट्ट सोर नदी के किनारे प्रतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति और पिता का नाम चित्रभानु था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ है, यानी कि जो बाणभट्ट है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ पे आपको बाणभट्ट की रचनाओं के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित 4 ग्रंथ विद्वानों द्वारा माने गए हैं, जिनके नाम हैं चंडी शतक, परिणय, हर्षचरित एवं कादम्बरी। परंतु उक्त 4 ग्रंथों में इनकी ख्याति के आधारभूत ग्रंथ 2 ही हैं, पहला है कादम्बरी और दूसरा है हर्षचरित। यहाँ पे कह रहा है कि जो महाकवि बाणभट्ट हैं, इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन उसमें से जो है कि 2 ग्रंथ बहुत ही फेमस है, पहला है कादम्बरी और दूसरा है हर्षचरित। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कादम्बरी है, यहाँ पे आपको कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि यह न केवल बाणभट्ट की अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है, यही उनकी अमर कीर्ति है, जिससे वे आज भी यश शरीर से जीवित हैं। बाढ़ की इस कथा का बीज बृहद कथा में मिलता है। कादम्बरी में वर्णित 3 जन्मों की कथा बृहद कथा में की गई जन्मों घटनाओं को एकत्र संबंध कर देने की आश्चर्यजनक योजना से सामने रखती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी की अवंती सुंदरी कथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी की अवंती सुंदरी कथा के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसकी कथा वस्तु दस कुमार चरित्र की कथा वस्तु समानता रखती है। काव्य दर्श की जंघाल की टीका में अवंती सुंदरी कथा का उल्लेख मिलता है। इसका सर्वप्रथम संपादन 1924 ईस्वी में श्री M.R. कवि ने किया है। कुछ विद्वान इसको कवि की दूसरी रचना, शेष विचारक इसको दंडी की रचना ही स्वीकार नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शूद्रक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक के बारे में बताना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि शूद्रक का परिचय मृच्छकटिकम नाटक आरंभ में दिया गया है। इसके अनुसार ये हस्ती शास्त्र में कुशल थे, इनको शिव जी की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। ये दीर्घजीवी थे, अपने पुत्र को राज्य भाग देकर इनकी मृत्यु हुई थी। ये वेदों के ज्ञाता थे। कुछ विद्वान इनको प्रतीक अंश स्वीकार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो कर्म है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो कर्म होता है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी। तो जो अपादान कारक होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो अपादान कारक होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रदान कारक है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड का क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड का क्या आशय है, यूनिकोड क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, यूनिकोड का मतलब है सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम एक समान मानकीकृत कोड। यानी कि जो यूनिकोड होता है उसका मतलब क्या होता है, तो यूनिकोड का मतलब होता है सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम एक समान मानकीकृत कोड। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसके बिना हार्डवेयर उपकरण बगैर उपयोगिता मात्र है, क्योंकि यदि उन्हें निर्देशित न किया जाए तो वह कोई भी पाठ्यक्रम नहीं देते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके बिना हार्डवेयर और उपकरण काम नहीं करते हैं। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो क्या होता है, वो काम नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल असिस्टेंट क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल असिस्टेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि गूगल असिस्टेंट आपके वॉइस कमांड को सुनकर आपके बताए हुए काम को करता है। आप जैसे ही ओके गूगल या फिर हाय गूगल कहते हैं, यह एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है और आपके बताए हुए काम पर इंप्लीमेंट करता है। ये जो गूगल असिस्टेंट क्या होता है, तो गूगल असिस्टेंट आपके वॉइस कमांड को सुनकर आपके बताए हुए काम को करता है। यानी कि जैसे ही आप ओके गूगल बोलते हैं या फिर हाय गूगल बोलते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और आपके बताए हुए काम पर क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल की उपयोगिता बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल की क्या उपयोगिता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि ईमेल की बहुत सारी उपयोगिता है। जैसे पहला, संदेशों का तुरंत आदान प्रदान होना। दूसरा, विषय वस्तु के साथ साथ तस्वीरें भी भेजी जा सकती है। यानी कि जो ईमेल होता है उसके अंदर क्या होता है, ईमेल के अंदर जो है तस्वीरें भी भेज सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होगा, सुरक्षित वार्तालाप संभव। यानी कि जो ईमेल होता है इसके द्वारा जो है कि आप सुरक्षित वार्तालाप कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से सुरक्षित बातचीत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है उससे आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, जो पत्रिका कंप्यूटर पर लिखी जाए और कंप्यूटर पर पढ़ी जाए उसको जाल नियतकालिका या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका कह सकते हैं। यानी कि जो पत्रिका कंप्यूटर पर लिखी जाती है और कंप्यूटर पर पढ़ी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। इस दृष्टि से जाल पत्रिका को भी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका कहा जा सकता है। बहुत सी कंपनियां अपने न्यूज़ लेटर इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित करती है। यानी कि जो कंपनियां होती है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बहुत सारी कंपनियां अपने न्यूज़ लेटर को इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित करती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, एक डिजिटल पुस्तकालय जिसे एक ऑनलाइन पुस्तकालय, एक इंटरनेट पुस्तकालय, एक डिजिटल भंडार या एक डिजिटल संग्रह भी कहा जाता है। डिजिटल वस्तु का एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें पाठ, स्थिर चित्र, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल दस्तावेज या अन्य डिजिटल मीडिया प्रारूप शामिल हो सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से सुलभ पुस्तकालय हो सकते हैं। यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, तो डिजिटल लाइब्रेरी होता है जहाँ पे ऑडियो, वीडियो, चित्र, पाठ सब कुछ क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है और सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल मीट क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल मीट क्या है। तो गूगल मीट जो है सभी के लिए एंटरप्राइज ग्रेड की वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। अब गूगल खाते का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति वीडियो मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और हर मीटिंग के लिए 100 लोगों को न्योता भी भेज सकता है और 1 घंटे तक मुफ्त में मीटिंग कर सकता है। तो जो गूगल मीट होता है, गूगल मीट क्या होता है, तो गूगल मीट सभी के लिए एंटरप्राइज ग्रेड की वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। गूगल खाते का इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति वीडियो मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, हर मीटिंग के लिए जो है कि साथ में 100 लोगों को न्योता भेज सकता है और 1 घंटे तक मुफ्त में मीटिंग कर सकता है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे संस्कृत में पूछे जाएंगे, यानी कि संस्कृत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे संस्कृत के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उसके आंसर के बारे में जानेंगे और उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनके आंसर के बारे में जानेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।